बैम्बू बिरयानी वाले की सफलता। मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों लकड़हारे थे। वो दोनों जल्दी सुबह जंगल चले जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाकर गाँव में व्यापारियों को बेचा करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने काफी अंदर तक चले गए, तब सुनील ने मोहन से कहा, अरे मोहन, वो देख तो वहाँ पर। अरे क्या हुआ सुनील, क्या दिख गया तुझे ऐसा? अरे वो सामने देख, नदी पार कितने बांस के पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े बांस के झुरमुट लगते हैं वहाँ पर। ये तो लगता है बांस का जंगल है नदी पार। क्यों ना हम वहाँ जाकर बांस काटें? पता है तुझे, बांस बेचने से लकड़ी से ज़्यादा कमाई होती है। हाँ हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं। सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर बांस के झुरमुट देखकर बड़े खुश होते हैं। वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं और उन्हें लाकर गांव में व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी बांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कहाँ लग गई तुम लोगों की लॉटरी है? कहाँ से लाए हो इतने अच्छे बांस? क्या और लाकर दे सकते हो? हाँ सेठ जी, आप जितने कहिए उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहाँ से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम। अच्छा ठीक है भाई, मुझे क्या लेना है तुम कहाँ से भी लाए हो। ये पकड़ो पैसे और कल और बांस ले आना। जी सेठ जी। वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। बांस के जंगल में पहुंचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं। तभी अचानक बड़े जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज़ सुनकर सुनील कहता है, अरे अरे मोहन, जल्दी कर भाई, जल्दी कर, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। हमें कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। वो दोनों जंगल में छुपने की जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो लोग आग जला लेते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी मोहन बोलता है, अरे सुनील, ये देख, ये बैम्बू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुना है बैम्बू की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चलो आज बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और वो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों बिरयानी खाकर सो जाते हैं और सुबह मौसम खुलने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंद हो गया। तभी एक दिन मोहन सुनील से कहता है, अरे सुनील, घर बैठे बैठे क्या करें भाई, चलो एक काम करते हैं। हमने जो बैम्बू बिरयानी बनाई थी ना, वो बनाकर गाँव की मार्केट में बेचते हैं। मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो दोनों खूब सारी बिरयानी बनाते हैं और गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। उनके हाथ की बनाई बैम्बू बिरयानी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब वो दोनों रोज ही बैम्बू बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते उनकी बैम्बू बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अब सुनील और मोहन लकड़हारे नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाने वाले व्यापारी बन गए थे। चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला, जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। जरूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो, तो हम रोज जाकर मज़ेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं।
अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को। हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था, तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था।
उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी, और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं, ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा हैं। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है, क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। मिट्टी की बकरी। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहां खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट, तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहां मिट्टी ही बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है, कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं,
आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा।